दोस्तों हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसे तमाम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लॉरेंज वक्र के बारे में समझाने वाले हैं, किस तरीके से लॉरेंज वक्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉरेंज वक्र आय और संपत्ति की असमानता के अलावा अन्य प्रकार की असमानताओं को मापने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जब आपको असमानता मापनी हो किसी दो श्रेणियों के बीच में या सिंगल श्रेणी के बीच में, तो हम लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। लॉरेंज वक्र अपकिरण को मापने की रेखीय विधि का नाम है। इसको हम कह सकते हैं कि जब हम अपकिरण के डेटा को किसी बिंदु विधि द्वारा पता करते हैं तो उसको हम लॉरेंज वक्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डेटा होते हैं उसको संचयी प्रतिशत में कन्वर्ट करके ही हम वक्र ज्ञात करते हैं। तो किस तरीके से वक्र निकालते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो मैक्स लॉरेंज ने किया था आय और धन की असमानता को मापने के लिए, इसीलिए इसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। तो किस तरीके से गणना की जाती है हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे दो वेज जो है 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, इस तरीके से वेज दिया हुआ है। मैं यहाँ पे वेज लिख देता हूं, ये हमारा वेज है। किस तरीके से दिया हुआ है, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150। ये हमारा वेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर 1 हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू तो आपको निकालनी आती है, 60 इसकी आ जाएगी, 80, 10 यानी कि 100, 120 और 140। तो इसकी मिड वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मध्य मूल्य का संचयी मूल्य, यानी कि इसका सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नंबर 1 हमने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू निकालने के बाद उसकी संचयी वैल्यू निकाल लेंगे। संचयी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60, 140, 240, 360 और 500। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मध्य मूल्यों, याद है कि मूल्य हो या मध्य मूल्य है, उनका संचय योग ज्ञात करेंगे। संचय योग ज्ञात कर लिया, फिर अंतिम संचय योग को 100 मानकर प्रत्येक संचय मूल्य का प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इसको हमें क्या करना है, संचयी प्रतिशत निकालना है, संचयी प्रतिशत। देखिए अगर आप इसको 500 को 100 में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आपने क्या किया, कैसे कन्वर्ट किया, 500 को आपने डिवाइड किया 500 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसकी वैल्यू जाएगी वो 100 आ जाएगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 60 को डिवाइड कर देना है 500 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 140 को डिवाइड कर देना है 500 से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। 240 को डिवाइड कर देना है 500 से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यानी कि अगर आपको संचयी आवृत्ति निकालनी है तो जो भी वैल्यू है उसको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी संचयी आवृत्ति आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि सभी वैल्यू को अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हो, तो मैं तो इसको डिलीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे को तो जगह चाहिए। तो आपको ये समझाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से निकालना है। यानी कि आपको निकालने का तरीका आने के बाद आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं आपको वैल्यू पुट कर देता हूं। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12, 28, 48, 72 और 100। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये संचयी प्रतिशत निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, यही काम हमें करना है नंबर ऑफ वर्कर ए सीरीज से। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए सीरीज, ए श्रमिकों की संख्या,
संचयी संख्या और उसके बाद उसका संचयी प्रतिशत निकाल दें। यानी कि किस तरीके से निकालेंगे आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले श्रृंखला लिखेंगे 20, 15, 20, 25 और 20। जब आप इसको जोड़ोगे तो यहां पे लिखा जाएगा 20 और 35, 55, 55 के बाद 60 और 80 और ये 100। इस तरीके से आपने संचयी प्रतिशत निकाल लिया। क्योंकि ये 100 है और आप हर जगह 100 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी संचयी प्रतिशत के रूप में, 20, 35, 55, 80 और 100। यही बात यहां पे देखिए लिखी हुई है कि आवृत्तियों को संचय योग ज्ञात करेंगे, फिर अंतिम संचय योग को 100 मानकर सभी आवृत्तियों का संचयी प्रतिशत निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास 2 सीरीज है इसलिए यही काम हम दूसरी सीरीज के साथ भी करेंगे। सबसे लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, बी में, उसके बाद उसका निकालेंगे संचयी मूल्य और उसके बाद निकालेंगे संचयी प्रतिशत। ठीक है जी, ये आपको करना है। संचयी मूल्य कैसे लिखेंगे, 150, 100, 90, 110 और 50। इसको संचयी रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 150, 250, इसके अलावा ये आ जाएगा हमारा 340, 340 के बाद ये हो जाएगा 50, 450 और 500। और जब आप इसको संचयी प्रतिशत के रूप में निकालेंगे, संचयी प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, इस 250 को इस 500 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। इसकी वैल्यू आएगी 30, इसकी वैल्यू आएगी 50, इसकी वैल्यू आएगी 68, इसकी वैल्यू आएगी 100, इसकी वैल्यू आएगी 95। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते, सॉरी 90 आएगी, 90 आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना संचयी प्रतिशत निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अब आपको इसको ग्राफ में पुट करना है अगर आप चाहते हो आपको असमानता पता करनी है तो यहां पे लिखते हैं श्रमिकों की संख्या परसेंटेज में, और यहां पे हम लिख देते हैं मजदूरी दर परसेंटेज में। दोनों चीजें परसेंटेज में हमने लिख दी है। यहां से हम एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच देते हैं जो हमारी कहलाती है समान वितरण रेखा। ठीक है जी, अब हम असमानता रेखा बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मूल्यों को लेंगे, ये हमारी आय लिया और ये हमने ए का संचयी रूप ले लिया। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पे कुछ नंबर्स डाल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हाफ हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, स्केल नहीं है, 100। इसी तरीके से हम यहां पे भी डाल देते हैं 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 10, 20, 30 और 40। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, 12% आय 20% लोगों को मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12% आय 20% लोगों को मिलती है, ये पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से 28% लोगों को आय जो है वो संचयी रूप में 35% है, 28 लोगों को 35% है, तो 35 लगभग यहां पे आएगा। उसके बाद 48 पे 55, 48 देखिए यहां पे आएगा और 55 यहां पे आएगा। 72 पे 80, 72 पे 80, और 100 पे 100। तो अगर आप इस लाइन को जोड़ दोगे तो
तो आपको ए की असमानता पता चल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों बी की असमानता भी निकालोगे। बी की असमानता किस तरीके से निकालोगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू लिखेंगे अब, तो अब कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 12 पर और 30, तो 12 पे 30, इसके अलावा 28 पे 50, इसके अलावा 48 पे 68, बहत्तर पे 90। इसका मतलब अगर आप इनको जोड़ दोगे तो ये बनेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि बी ये वाला है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिस इंडिफरेंस कर्व जितनी दूर होगा उसमें असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे इस वाले में बी के अंदर असमानता ज्यादा है, ये वाली हम थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों कि संचयी मूल्यों के प्रतिशत को वाई एक्सिस पे और संचयी आवृत्तियों के प्रतिशत को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के माप को 0 से 100 का लक्ष्य ले लेंगे और इसी तरीके से एक्स पे भी ले लेंगे 0 से 100, और उसके बाद हम मिलान लगा देंगे, एक समान वितरण रेखा होगी। और दोस्तों आपको याद रखना है कि लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितना अधिक दूर होगा, अपकिरण या वितरण असमानता उतनी ही अधिक होगी, और जितना समान वितरण रेखा के लॉरेंज वक्र पास होगा उतना ही असमानता कम होगी। यानी कि जितनी दूर होगा लॉरेंज वक्र उतनी असमानता ज्यादा, जितना पास होगा लॉरेंज वक्र उतनी असमानता कम। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। यहां पे दोस्तों कुछ पॉइंट से गुण की बात करें तो इसको, एक तो इसका आकर्षण प्रभावशाली होता है, इसे समझना सरल है, एक व्यक्ति सामान्य दृष्टि डाल के ही समझ सकता है कि किस श्रेणी में समानता अधिक है। इसके अलावा इसकी सहायता से दो या दो से अधिक श्रेणियों के बीच तुलना कर सकते हो। दोष की बात करें तो ये अंक्यात्मक बात घात नहीं करता, केवल आपको मतलब एक कोफिशिएंट वैल्यू नहीं देता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता असमानता कितनी है, केवल आपको माप बता देता है। इसके अलावा जिस समय स्केल मतलब एक तरीके से जब आपको स्केल पूरा ना हो, ये बनाने की क्रिया कठिन है और इसे बनाने में पहली श्रेणी की काफी संशोधन करना पड़ता है। जब आंकड़े बहुत ज्यादा आंकड़े हो तो क्योंकि इनमें संशोधन करना पड़ता है, इसलिए कठिनाइयां कभी कभी जटिल भी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने लॉरेंज वक्र के बारे में समझा। लॉरेंज वक्र का बेसिकली हमने जो समझाया वो ये समझाने का प्रयास किया कि लॉरेंज वक्र किस तरीके से निकालते हैं। लॉरेंज वक्र अपकिरण का एक रेखीय माप है और इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी प्रतिशत निकालते हैं, संचयी वैल्यू निकालते हैं, फिर संचयी प्रतिशत निकालते हैं, उसके आधार पर हम निकाल देते हैं असमानता का माप। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।